जय हिंद दोस्तों, स्नैप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जीके जीएस का पार्ट 8 है। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? झांसी ने, सतारा ने, करौली ने और संबलपुर ने। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सतारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में, 1837 में, 1839 में और 1841 में। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1839 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 3 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, पंजाब में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चार्टर अधिनियम 1813, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मुगल राजवंश ने, मौर्य राजवंश ने, गुप्त राजवंश ने और चोल राजवंश ने। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मौर्य राजवंश, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7 प्रश्न है आपके सामने, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? कूणों ने, हिंद यवनों ने, ईरानियों ने और शकों ने। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, शकों ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, विदक भागम, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 28 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में, अजमेर में, अहमदाबाद में और माउंट आबू में। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अजमेर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन संत थे? शेख फरीद, शेख नसरुद्दीन, चिराग द देहली। ऑप्शन नंबर सी है शेख सलीम चिश्ती। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन संत थे? तो यहाँ पर 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं,
महादजी सिंधिया बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि मुगल काल की मनसब प्रथा में किस एक के सिवाय सभी पब्लिक सेवाएं आती थी? सैनिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, नगर प्रशासन और आर्थिक प्रशासन। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुगल काल की मनसब प्रथा में किस एक के सिवाय सभी पब्लिक सेवाएं आती थी? तो यहाँ पर 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, न्यायिक प्रशासन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा का पठार, उत्तर पश्चिमी तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र और चंबल घाटी। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, चंबल घाटी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, जल्दी से बताइए किस राज्य में स्थित है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, कर्नाटक में बिल्कुल ही सही जवाब है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? एम.एस. स्वामीनाथन ने, एस. अयप्पन ने, के.पी. थॉमस ने और एम.एस. रंधावा ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, एम.एस. रंधावा बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी है भागीरथी, सी है मंदाकिनी और डी है गंगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अलकनंदा बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ग्रेनाइट बिल्कुल ही सही जवाब है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सरहिंद नहर, एडन नहर, बिस्ट दोआब नहर और ईस्टर्न ग्रे नहर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एडन नहर बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है मध्य कपासी, मध्य स्तरी कपासी और पक्षाब स्तरी। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से है? तो पक्षाब स्तरी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बीसवां प्रश्न आपके सामने कि किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक और वृष। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सप्तऋषि बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1600 मीटर, 1565 मीटर, 1365 मीटर और 1260 मीटर। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1365 मीटर बिल्कुल ही सही जवाब है। और जल्दी से कमेंट कीजिए कि पारसनाथ पहाड़ी जो है ये चोटी है, ये किस पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम चोटी है? पारसनाथ। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का और शनि का। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है?
तो 22 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं शनि का बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? तो सबसे अधिक उपग्रह है वो बृहस्पति के पास है और बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्रीय गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, भीमराव अंबेडकर और के.एम. मुंशी ने। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं के.एम. मुंशी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न की विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपने रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं न्यायाधीश H.R. खन्ना बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था के अंग है? सामाजिक व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का? बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो 25 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था का बिल्कुल ही सही जवाब है। जैसे प्रश्न कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में वैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो इसी लेवल को आपको तैयारी करना भी है। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न की किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों के काउंसिल द्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राज्य के विधायिका द्वारा बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है, ओबर्ट्समैन का भारतीय प्रतिमान है? लेखपाल, तहसीलदार और राज्यपाल और लोकपाल। बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लोकपाल बिल्कुल ही सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण करना, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करना और राज्य चुनाव के अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन की संतुष्टि करना। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं राज्य में चुनाव के अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन की संतुष्टि करना, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये भारत के निर्वाचन आयोग का ये कार्य नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न आपके सामने कि राजकोषीय घाटा क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए इनमें से कि राजकोषीय घाटा किसे कहा जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण और उत्तरदायित्व, इसे ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप है? वानिकी, विनिर्माण, कृषि और विपणन। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से कौन आएगा? तो 30 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं विपणन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में जो कृषि क्षेत्र है वो श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो 31 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 59% बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि सिडबी की स्थापना की गई कुटीर उद्योग के वित्त प्रदान करने हेतु। ऑप्शन नंबर बी है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, बृहद स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने हेतु। बताइए यहाँ पर सीबीडी का स्थापना किस लिए किया गया? तो 32 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए सीबीडी का स्थापना किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? विजय केलकर समिति, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, एसपी गुप्ता समिति और लकड़ावाला समिति। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी और डी बता रहे हैं, बी और डी यानी सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़ावाला समिति, ये दोनों का दोनों है जो कि निर्धनता से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी और डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस और रुझान पैदा करती है? बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो कि निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी उपभोक्तावाद की ओर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इंद्रधनुष में जो सबसे ऊपर कलर रहता है वह लाल रहता है और सबसे नीचे जो कलर रहता है वह बैगनी रहता है। याद रखिएगा, इसमें टोटल 7 कलर होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी रहता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बहु असंतृप्त वसा अम्ल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपकी, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है बैगनी, लाल, ऑप्शन नंबर सी है पीला और डी है सफ़ेद। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यानी जब लाल, नीला और हरे प्रकाश तीनों प्रकाश पुंज को एक ही बिंदु पर गिराया जाए तो वहाँ पर उसका कलर कैसा हो जाएगा? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी सफ़ेद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है आइसोप्रीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न आपके सामने कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी को दुगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के जो बीच के डिस्टेंस है उसको दुगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जितना था पहले उसका चौथा भाग हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहा के रूप में प्रयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्नेहा के रूप में किया जाता है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है ग्रेफाइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न आपके सामने कि जी जिसके गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कहाँ अधिकतम होता है? यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर, माउंट एवरेस्ट पर। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं विजय भाटकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व कौन था? 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है टेक्टेनियम, टेक्नेटियम, फ्रेशियम, अस्टानियम और प्रोमीथियम। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर कृत्रिम रूप से उत्पादित पहला तत्व कौन था? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं
टेक्नेटियम बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, अमाशय में, तिल्ली में और उदर में। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए के साथ जा रहे हैं यकृत, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन थे, यानी फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है वाटरमैन, पार्कर, चेलपार्क और शेफर। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वाटरमैन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है। डायबिटीज़, हैजा, रिंगवर्म और अस्थमा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अस्थमा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में और उड़ीसा में। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं गुजरात, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न के यूएनओ की कार्यकारी भाषा क्या है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी और स्पेनिश। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यूएनओ के कार्यकारी भाषा कौन सी है इनमें से। तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट अंग्रेजी और फ्रेंच बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। दोनों के दोनों कार्यकारी भाषा है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं 9 जनवरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और नागपुर। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कानपुर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।